हेलो बच्चों। तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये क्या होता है? तो ध्यान से देखो। जैसे मान लो अपने पास दो सेक्शंस हैं, ए और बी। ठीक है, जैसे होता है ना, 11th ए और 11th बी। लेट्स से इसमें अपने पास 100 बच्चे थे। वो अब बी में अपन ने 100 में से 60 बच्चों को भेज दिया। ठीक है, 100 में से कितने को भेजा? 60 बच्चों को। तो कितने परसेंट बच्चे वहां गए? 60%। कितने बच्चे गए? 60%। तो ये 60% ट्रांसफर है, 60% चला गया। ऐसे ही हम बोलते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मतलब कितना परसेंटेज बंदा टूट गया। ठीक है, टूट गया। जैसे एक बंदा था, वो एन पार्टिकल्स में टूट गया, एक बंदा बहुत सारे पार्टिकल्स में टूट गया। तो कितना टूटा, उसको बोलते हैं उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे आपने 100 में से 60% जब बच्चों को भेजा, तो इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना होगा? 60/100 परसेंटेज है ना। परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 करते हैं तो कितना आया? 0.6। ठीक है। तो ऐसे डिग्री ऑफ ट्रांसफर निकाला आपने, ऐसे ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं? तो उसका फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू, अल्फा क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा क्या है? m0 - m डिवाइडेड बाय n - 1 इंटू n। जहां पे n क्या है कि कितने प्रोडक्ट के पार्टिकल्स बने एक पार्टिकल रिएक्टेंट से, एक पार्टिकल रिएक्टेंट से। mo क्या है? मोलर मास ऑफ ए, जिसका आपने डिसोसिएशन करवाया। m क्या है? मोलर मास ऑफ फाइनल मिक्सचर, जितने पार्टिकल्स बने उनका, फाइनल जो मिक्सचर बना उनका मोलर मास। ठीक है। डिसोसिएशन की वजह से क्या होता है? मोलर मास कम हो जाता है। डेफिनेटली यार, देखो एक बंदे का पहले लेट्स से 60 ग्राम मास था। ठीक है, अब वो 10-15 बंदों में टूट गया होगा। तो इंडिविजुअल बंदे का मास क्या हो गया? अब बढ़ गया ना, वो 60 ग्राम बढ़ गया। तो एवरेज मास यहाँ पे क्या हो जाता है? कम। क्योंकि वो 60 ग्राम जो प्रोडक्ट बना, अब वो मान लो 10 बंदों में टूट गया, तो हर बंदे का मास कितना है? 6। राइट, एवरेज कितना आया? 6। तो इसलिए डिसोसिएशन की वजह से पोलर मास कम हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर एसोसिएशन होगा तो मोलर मास बढ़ जाएगा। तब मोलर मास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। क्यों होगा, क्यों बढ़ेगा, आप बताओ। देखो यार, पहले लेट्स से दो बंदे थे। एक का मास 30 ग्राम था, दूसरे का मास 40 ग्राम था। ठीक है। अब लेकिन वो दोनों मिलके क्या बन गए? एक ही बंदे बन गए। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, वो 30 और 70 वाला, 30 और 70 वाला कितना, सॉरी 30 और 40 वाला कितना मास बना रहा है अब? 70 बना रहा है। 70 बना रहा है ना। तो इसकी वजह से एक ही बंदे का मास कितना हो गया? 70 हो गया। राइट। तो ऐसे में मास क्या हो गया? बढ़ गया। तो डिसोसिएशन की वजह से मास, एवरेज मास जो होता है वो कम हो जाता है, और एसोसिएशन की वजह से एवरेज मास क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है। कितनी बात समझ में आई? कितनी बात समझ में आई? आगे चले। चलिए, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है आपके लिए। अगर एसोसिएशन होगा तो फॉर्मूला क्या होगा, वो भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये 1/n है कि भाई यहाँ पे सब कुछ सेम है, बट ये 1/n हो गया। कि अब इसकी रिएक्शन कैसे लिखोगे आप? एन, ए ने ए एन दिया, एसोसिएशन हुआ ना। तो कितने लोग मिलके एक बंदे को बनाया? कितने लोगों ने मिलके एक बंदे को बनाया? तो अब इस बार वो एन, तो यहाँ पे वो एन डालोगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको थोड़ा क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि कैसे ये सॉल्व होंगे। पहला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2NH3 से N2 + 3H2, कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ मिक्सचर इज 13.6। ठीक है, मुझे मोलर मास ऑफ मिक्सचर मतलब M की वैल्यू दे रखी है 13.6। मोलर मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन है? NH3, इसका मास क्या है? 17। गलती से भी स्टोइशियोमेट्री मत ले लेना काउंट में। मोलर मास में स्टोइशियोमेट्री का कोई मतलब नहीं होता। और N की वैल्यू क्या है? देखो, अमोनिया जो है वो एक N2 और 3H2 में टूटा। राइट, तो 3 + 1 4। लेकिन ये चार बंदे दो बंदों की वजह से टूटे, दो बंदों की वजह से। ये दो NH3 ने चार बंदे दिए हैं। तो एक NH3 कितना बंदा देगा? दो बंदे। ठीक है। पर रिएक्टेंट निकालना था ना मैं N की वैल्यू। तो N की वैल्यू कितनी आई? 2। ठीक है। अब आपको एम, एमओ पता है, एम पता है, एन पता है।
तो बस ठीक है, फॉर्मूला में डालो MO - M N - 1 M 17 - 13.6 2 - 1 13.6। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.25। आंसर क्या आएगा? 0.25। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा इफ परसेंटेज डिसोसिएशन इज 25%। देखो मैंने बताया भी था, 60% बच्चे गए तो अल्फा कितना हुआ था आपका? 60/100, 0.6। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे मैं एक रिलेशन लिख देती हूँ। अल्फा क्या होता है? जो भी आपको परसेंटेज डिसोसिएशन दी है उसको क्या कर दो, डिवाइड बाय 100 से, तो अल्फा आ जाएगा। 25% बाय 100 कितना आया? 0.25। क्या ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। A dissociate into B and C as A gives 2B plus C। 5 मोल्स A के थे, उसमें से 40% डिसोशिएट कर गए, तो A कितना बचा? अरे भाई, कितना डिसोशिएट किया? 40%। तो 40% 5 का कितना होता है? सॉल्व करो उसे। कितना हुआ ये? 2। मतलब 2 मोल्स ए के डिसोशिएट कर गए, 5 मोल्स थे, 2 डिसोशिएट कर गए, तो बचे कितने? 3। स्टार्टिंग में 5 मोल्स थे, तो उसमें से डिसोशिएट कर गए, तो बचे कितने होंगे? 3 मोल्स। राइट। आगे चले। आई होप आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मिक्सचर। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि जब मिक्सचर्स रिएक्ट करेंगे आपस में या मिक्सचर प्रोड्यूस होगा, तो फिर कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। 1.5 ग्राम मिक्सचर ऑफ SiO2 एंड Fe2O3 ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग। इनको हीट किया। लीव अ रेसिड्यू weighing 1.46 ग्राम। द रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ वेट इज दिस। ये ReAX रिएक्शन है, ठीक है। तो जो रिएक्शन हो रही है वो ये हो रही है, मतलब इस रिएक्शन में SiO2 का कोई लेना देना नहीं है, पड़ा हुआ। तो कह रहा है Fe2O3 जो है, जो उस मिक्सचर में था, उसका ओरिजिनल सैंपल में जो था, उसका मास परसेंटेज बता दो। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मोलर मास निकालना चाहूंगी Fe3O4 का। तो आप ये निकालेंगे, आयरन का होता है 56, 3 टाइम्स आयरन है, 4 × 16। सॉल्व करने पे आएगा 232 ग्राम। ऐसे ही मैं मोलर मास निकालूंगी Fe2O3 का पहले। तो अगेन 2 × 56, 3 × 16, या 112 प्लस 18, 160 ग्राम। ठीक है, अब सुनो। मिक्सचर जो है वो 1.5 ग्राम था, उसमें SiO2 भी है और Fe2O3 भी है। तो जो मिक्सचर है उसमें मेरे पास दो बंदे हैं, SiO2 और Fe2O3, है ना? राइट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। दोनों का मास 1.5 ग्राम है मिला के। तो इसका मास मैं मान लेती हूँ X ग्राम। लेट द मास बी X ग्राम। तो इसका कितना होगा? 1.5 माइनस X ग्राम। हाँ की ना? पक्का? चलो अब रिएक्शन को दोबारा लिखते हैं। Fe2O3 ने क्या दिया था? Fe2O3 ने क्या दिया? Fe3O4 और O2। इसको बैलेंस करो, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ हाफ आ जाएगा। राइट, कोई दिक्कत है? चले आगे। मुझे क्या बताना है, ध्यान से सुनना प्लीज, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। ऑन वेरी स्ट्रॉन्ग हीटिंग लीव अ रेसिड्यू weighing 1.46। 1.5 ग्राम का मिक्सचर था जिसमें SiO2 भी है, और अब Fe2O3 पूरा खत्म हो गया। कौन कौन बचा है? SiO2 बच गया, और जो रिएक्शन में रेसिड्यू बचा होगा वो। मेरी बात सुनो, स्टार्टिंग में SiO2 था और ये था, ये तो पूरा खत्म हो गया। किसमें खत्म हुआ? इन दोनों में। ये गैस से उड़ गई, बचा कौन? ये। मतलब आफ्टर द रिएक्शन ये तो दोनों बचे, है ना? ये रेसिड्यू है, और ये भी SiO2 भी रेसिड्यू है, क्योंकि बचा तो ये भी ना। रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन के मिक्सचर में तो दोनों बच गए ना। मतलब 1.46 ग्राम किसका है? SiO2 का और
Fe3O4 का, राइट। अब 1.5 ग्राम में से 1.46 बचा, तो खत्म कितना हुआ? 0.04। तो वो 0.04 कौन था? ऑक्सीजन, जो कि उड़ गई, राइट। ऑक्सीजन ही तो 0.04 है जो कि उड़ गई। आपको मेरी बात समझ में आई? मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। 1.5 ग्राम का मिक्सचर था जिसमें से Fe2O3 और SiO2 था। Fe2O3 ने रिएक्शन कर दी तो ये खत्म, SiO2 बच गया। Fe2O3 किसमें कन्वर्ट हुआ था? इन दोनों में। ये गैस थी, ये उड़ गई। बचा कौन? Fe3O4, सॉलिड है। तो आफ्टर द रिएक्शन यही तो दोनों बचे। और वो कह रहा है जो बच गया उसका मास 1.46 है, तो भैया इन्हीं दोनों का तो 1.46 है। स्टार्टिंग में 1.5 ग्राम था, 1.46 बच गया, तो खत्म कितना हुआ? 0.04। मास तो कंजर्व रहता है, तो वो 0.04 जो खत्म हुआ वो किसका हुआ? O2 का, क्योंकि वो उड़ गया, राइट। अब चलो इसी फंडे को यूज करते हैं। यहाँ पे कितना दिया था? 1.5 माइनस एक्स ग्राम। मुझे मास से मास पे पहुंचना है तो मोल्स के थ्रू पहुंचना पड़ेगा ना। तो मास डिवाइड बाय मोलर मास आप कैलकुलेट कर चुके हो, मोल्स आ गए। अब O2 की तरफ बढ़ते हैं। ये मोल्स इनटू जिसकी निकालनी है उसकी स्टोइचियोमेट्री, डिवाइड बाय जिससे निकाली उसकी स्टोइचियोमेट्री, तो ये O2 के मोल्स आ गए। अब O2 के मोल से O2 का मोलर मास कैसे आएगा? मोल्स इनटू मोलर मास करेंगे तो गिवन मास आ जाएगा। गिवन मास आ गया O2 का, ये रहा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही मास क्या है? 0.04। यही मास क्या है? 0.04। ठीक है। तो आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से 1.5 माइनस एक्स की वैल्यू आएगी 1.2। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आई 0.3। ठीक है, 0.3 आ गई। अब आपने Fe2O3 की मास परसेंटेज निकालनी है। बेसिकली मुझे मास परसेंटेज Fe2O3 की निकालनी है, तो परसेंटेज मास ऑफ Fe2O3। भाई Fe2O3 कितना था? 1.5 माइनस एक्स डिवाइड बाई टोटल कितना था? 1.5 इंटू 100। तो एक्स की वैल्यू जब टिकाऊंगी 1.2, 1.5, 100, 1.5 माइनस एक्स की वैल्यू 1.2 है, तो 1.2 टिका दी। सॉल्व करा तो कितना आया? 80%। आई होप आपको ये समझ में आया कि क्वेश्चन मैंने कैसे किया। अब मुझे कैसे समझ में आया कि आपको समझ में आया, राइट। तो आप और मुझे एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए कमेंट सेक्शन का यूज करना है। इसलिए आप मुझे अभी वीडियो पॉज करके सबसे पहले कमेंट करके बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 gram mixture of Na2CO3 and NaHCO3 on heating gives 2.2 gram CO2 gas. Find percentage NaHCO3 by mass and mixture। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है जे मेंस में आने के लिए भी। बहुत कॉमन ये चीजें भी होती हैं जब जे मेंस में आती हैं, तो उसको ध्यान से देखेंगे। एक मिक्सचर है 19 ग्राम का, जिसमें दो बंदे हैं। एक है Na2CO3 और एक है NaHCO3। ठीक है। मान लेते हैं कि NaHCO3 एक्स ग्राम है, तो Na2CO3 कितना होगा? 19 माइनस एक्स ग्राम, क्योंकि दोनों का मास मिला के कितना है यहाँ? 19। ठीक है। अब मैं सबसे पहले इनका मोलर मास निकाल लेती हूँ, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ठीक लगता है, ताकि सारा डेटा पहले हमने निकाल के रखा हुआ है। तो मोलर मास ऑफ NaHCO3, सोडियम का हो गया 23, हाइड्रोजन का हो गया 1, और CO3 का मैंने आपको बताया था याद करने के लिए 60। तो 24 प्लस 60 आ गया 84। ऐसे ही मोलर मास ऑफ Na2CO3 आप निकाल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ सोडियम का 23, CO3 का मैंने आपको याद करवाया है कितना? 60। तो 46 प्लस 60 ये हो गया 106 ग्राम। क्या ये बात क्लियर है? सारा डेटा निकल गया ना। अब क्या अपन को मजा आता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वरना फिर बाद में ये सब निकालने में किचकिच हो जाती है। ध्यान से देखो। अब क्या कह रहा है? हीट किया, 2.2 ग्राम CO2 मिला। भैया बात ऐसी है, Na2CO3 को हीट करके कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है। Na2CO3 हीट करने पे कुछ नहीं होता। तो जो NaHCO3 है, क्लास 10th में आपने एक चैप्टर में पढ़ा होगा, NaHCO3 ऑन हीटिंग एक रिएक्शन देता है। NaHCO3 ऑन हीटिंग
गिव्स Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। बैलेंस कर लो, यहाँ 2 आ जाएगा। Na2CO3 कभी हीट करने पे कुछ नहीं दे रहा, तो जो भी CO2 मिली है वो किसकी वजह से मिली? NaHCO3 की वजह से। ठीक है, अब ध्यान से देखना, NaHCO3 कितना था? एक्स ग्राम। और उस एक्स ग्राम ने कितनी CO2 दी है? 2.2 ग्राम। तो ध्यान से देखो, मास मास एनालिसिस का क्वेश्चन है। ये एक्स ग्राम है, एक्स मास से मास पे जाना है ना, तो मोल्स के थ्रू जाएंगे। डिवाइड बाय इसका मोलर मास, इसके मोल्स आ गए। अब CO2 के मोल्स कैसे निकालते हैं? एक्स बाय 84 मोल्स, जिसकी निकालनी उसकी स्टोइशियोमेट्री डिवाइड बाय जिससे निकाला उसकी स्टोइशियोमेट्री। CO2 के मोल्स आ गए। अब CO2 का मास कैसे निकालेंगे? CO2 के मोल्स इनटू इसका मास। तो ये जो वैल्यू आई यही तो इसकी मास है ना। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो मास है यही किसके बराबर है? 2.2 के। राइट। तो यहां से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी 8.4 ग्राम। लेकिन मुझे एक्स की वैल्यू नहीं निकाली मुझे बताना है परसेंटेज NaHCO3 बाय मास परसेंट। तो परसेंटेज मास NaHCO3 का क्या होगा? भाई NaHCO3 कितना है? 8.4। मिक्सचर कितना था? 19 × 100। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 44.21%। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना कि क्या दिक्कत है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है राइट डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ CaCO3 सॉलिड एंड Na2CO3 ऑन सॉलिड ऑन हीटिंग। भाई CaCO3 सॉलिड, मैं इतनी बार तो इस पे क्वेश्चन करा चुकी हूँ। जब ये हीट करते हैं तो मिलता है CaO सॉलिड और CO2 गैस, बैलेंस्ड है। और अभी अभी मैंने बताया कि Na2CO3 सॉलिड को जब हीट करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होती, इसका डिकम्पोजिशन ये नहीं होता, इसका कोई डिकम्पोजिशन नहीं होता। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ पैरेलल रिएक्शन। ऊपर जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो मिक्सचर पे थे, मतलब दो लोग। ये पैरेलल रिएक्शन है। पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या है? ये रिएक्शन एक रिएक्शन होगी, फिर आप उसी के अलावा एक और रिएक्शन भी करा सकते हो जिसका पहले वाली रिएक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, इंडिपेंडेंट रिएक्शंस करा रहे हो आप। तो इसके ऊपर क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन पैरेलल रिएक्शन पे आपकी स्क्रीन पे गिरा। कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन फॉर्मिंग कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है, एंड और कार्बन डाइऑक्साइड भी बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। डिपेंड करता है कि भाई ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल है भी कि नहीं है। मतलब पहले कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी, फिर उसके बाद अगर ऑक्सीजन बच गया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, वरना नहीं बनेगी। ठीक है, बोल रहे फाइंड मोल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड। अब जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उसके मोल्स बताओ अगर 160 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है तो। ठीक है, और सब तीन केसेस दिए हुए हैं जिसमें कार्बन के मासेस भी दिए हुए हैं। आई होप मैं आपको क्वेश्चन समझा पाई। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहले तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा CO बनाने के लिए। इनिशियली आप देखो, कार्बन का मास दे रखा है 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन का मतलब है 1 मोल कार्बन दे रखा है। और ऑक्सीजन बेटा 160 ग्राम ऑक्सीजन। देखो यार, जब कुछ नहीं लगा ना तो ऑक्सीजन गैस ही मानते हैं। तो 160/32 10/2 मतलब 5 मोल्स ऑक्सीजन दे रखे हैं। 5 मोल्स ऑक्सीजन दे रखे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये पता लगाओ कि CO तो बना ही नहीं, अभी तो इनिशियल है ना, तो CO तो बना ही नहीं। अब एक बात बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ, क्या यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट है? सबसे पहले फिगर आउट करो क्या यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट है। कैसे करते हैं? मोल्स बाय स्टोइशियोमेट्री। तो कार्बन के लिए करो 1/1, 1 आया। 5/½ 10 आया। इसका मतलब कार्बन क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो मतलब कार्बन खत्म हो जाएगा। राइट। अब ऑक्सीजन कितना यूज होगा इस 1 मोल के साथ? देखो 5 था, माइनस जो यूज हुआ उसको लिखो 1
इनटू जिसका निकालना है उसकी स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई, जिससे निकाला उससे डिवाइड। अब तो बहुत बार सिखा चुकी ना ये। तो 5 - ½ मतलब 0.5, 4.5 मोल ऑक्सीजन बच गया। ठीक है। 4.5 मोल ऑक्सीजन बच गया। सीओ कितना बना होगा? सीओ कितना बना होगा? तो सीओ बना होगा आपका, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे, 1 × सीओ की स्टोइचियोमेट्री 1, जिससे निकाला उसकी स्टोइचियोमेट्री 1, तो सीओ 1 मोल बचा। तो इस टाइम पे आपके कौन कौन बच गया? सीओ 1 मोल बच गया, एंड O2 4.5 मोल बच गया। तो क्योंकि ये दोनों ही बच गए, तो बिल्कुल हाँ, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके CO2 बना सकते हैं। बिल्कुल। अभी फर्दर सीओ जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना सकते हैं। ठीक है। अब सीओ कितना बना था? 1 मोल। ऑक्सीजन कितना बचा हुआ है? 4.5। CO2 अभी तो बना नहीं। अब एक बात बताओ, यहाँ कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? अगर आप ध्यान से देखोगे, 1/1 मोल रेशियो आया 1, 4.5/½ मोल रेशियो आया 9। तो सीओ इज द लिमिटिंग रिएजेंट, सीओ खत्म हो जाएगा। CO2 कितना बनेगा इससे? CO2 बताना। 1 × CO2 का स्टोइचियोमेट्री 1, सीओ की स्टोइचियोमेट्री 1, 1 मोल CO2 बना। ऑक्सीजन कितना यूज हो गया भाई इसके साथ? तो 1 × ऑक्सीजन की स्टोइचियोमेट्री ½ जिससे निकाला उसकी स्टोइचियोमेट्री 1, और 4.5 तो पहले था ही। तो बचा कितना? 4.5 - 0.5, 4 मोल बच गया। राइट। तो आफ्टर द रिएक्शन 4 मोल O2 भी बच गया है, और 1 मोल O2, 1 मोल CO2 बन गया है। ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना बना है? 1 मोल CO2 बना है। और अगर पूछे रिएक्टेंट कितना बच गया, तो 4 मोल O2 भी बच गया। ठीक है। ऐसे मैंने ए पार्ट सॉल्व किया है। अब आप वीडियो को पॉज करो सबसे पहले, बिना चीटिंग के, और बी और सी पार्ट को सॉल्व करके देखो। ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो। तब अब आपने कर लिया सॉल्व। अब हम स्टार्ट करते हैं। 120 ग्राम कार्बन है, मतलब 10 मोल कार्बन है। ठीक है। 10 मोल कार्बन है। अब सॉल्व करके देखते हैं। बी पार्ट, C + ½ O2 गिव्स CO। कितने मोल कार्बन है? 10 मोल। ऑक्सीजन कितना था? ऑक्सीजन तो सेम ही है ना, अलग अलग पार्ट्स में सेम ही ऑक्सीजन की मात्रा है, 5 मोल, और ये कुछ नहीं है। क्या है आपको लिमिटिंग रिएजेंट है? देखो, 10/1 10, 5/½ 10। तो कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, दोनों खत्म हो जाएंगे। 10 मोल कार्बन से कितना सीओ बनेगा? 10 मोल। मतलब इन दी एंड मेरे पास सिर्फ और सिर्फ सीओ बचेगा कितना? 10 मोल। CO2 बनने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन बचा ही नहीं। राइट। तो सिर्फ और सिर्फ कौन बचा? सीओ। नेक्स्ट, सी पार्ट। इस दफा मेरे पास कार्बन कितना है? इस दफा कार्बन कितना है? 72/12 कितना आया? 6 मोल कार्बन है मेरे पास। कितने मोल कार्बन है? 6 मोल कार्बन है। चलो, लेट्स ट्राई। C + ½ O2 गिव्स CO। टाइम 0 पे इसके 6 मोल है, इसके 5 मोल है। सबसे पहले बताओ LR कौन है? 6/1 6, 5/½ 10। तो LR कौन है? C। पूरा C खत्म हो जाएगा। अब ऑक्सीजन कितना बचेगा? तो 5 - 6 इंटू जिसकी निकालनी है उसकी स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय जिससे निकाला कार्बन उसकी स्टोइचियोमेट्री। तो 5 - 3, 2 मोल ऑक्सीजन बच गया। और सीओ कितना बना? सीओ कितना बना? तो 6 × 1 जिसकी निकालनी है उसकी स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय जिससे निकाला उसकी स्टोइचियोमेट्री। तो 6 मोल सीओ बन गया। कितना सीओ बना? 6 मोल सीओ बना। अब क्योंकि ऑक्सीजन बच गया है, तो जो सीओ है वो फर्दर इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बना सकता है। तो ध्यान से देखेंगे, सीओ कितना है? 6 मोल। ऑक्सीजन कितना बचा? 2 मोल। अभी CO2 नहीं है। ठीक है। अब सबसे पहले फिगर आउट करो कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। 6/1 6, 2/½ 4। मतलब इस पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बाबा खत्म हो जाएंगे।
ऑक्सीजन डिसाइड करेगा फेट ऑफ द रिएक्शन, किस्मत ऑफ द रिएक्शन। तो CO2 कितना बनेगा, ध्यान से देखो, 2 × 1 CO2 की स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय हाफ, तो 4 मोल CO2 बनेगा। ठीक है। और ये कितना यूज होगा CO2, 6 माइनस करते हैं, बार बार बता चुकी हूँ, क्योंकि इतना तो वो था। अब बचेगा ना, कितना बचेगा उसको निकालना है। रिएक्ट कितना हुआ देखो, 2 × जिसकी निकालनी है उसकी स्टोइचियोमेट्री डिवाइड बाय हाफ, तो 6 - 4, 2 मोल बच गया। मतलब इन दी एंड मेरे पास 2 मोल CO है और 4 मोल CO2 है। क्या बोल रही हूँ, 2 मोल CO है, 4 मोल CO2 है। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25.4 ग्राम ऑफ आयोडीन and 14.2 ग्राम of chlorine are made to react completely to yield mixture of ICl and ICl3। हमें बताना है ICl और ICl3 कितना बना। मैं देखो क्वेश्चन समझा देती हूँ आपको। I2 का मास दे रखा है 25.4, Cl2 का मास दे रखा है 14.2, और कह रहा है इन दोनों की रिएक्शन कराई, पूरा खत्म हो गया ये। आपको क्या मिला है इसके बदले, ICl और ICl3। तो बताना है ICl कितना बना उसके मोल्स डिवाइड बाय ICl3 कितना बना उसके मोल्स का रेशियो। ठीक है, तो अब चलें आगे, देखें क्या बना। I2 ने Cl2 के साथ रिएक्ट किया, क्या देने के लिए, ICl और ICl3। जब इनिशियली आपने मोल्स निकाले तो प्लीज देखो, ये बंदा I2, इसका मोलर मास आप निकाल सकते हो 2 × 127, क्योंकि एक आयोडीन का 127 होता है, मैंने यहाँ लिख भी रखा है। तो ये 4 और 2 × 2 = 4, 5 और 254 ग्राम, राइट। तो अगर मैं I2 के मोल्स निकालूंगी, मोल्स ऑफ I2 निकालूंगी, तो 25.4 डिवाइड बाई 254 मेरा आएगा 0.1 मोल। ऐसे ही आप Cl2 का भी निकाल सकते हो, जो ये है, ये Cl2 है, एक क्लोरीन का होता है 35.5, तो उसका मोलर मास कितना हो गया, 35.5 आपको लेना था ना, तो उसको जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 71 ग्राम, राइट। अब आपको कितना दे रखा है, मोल्स निकालो, मोल्स ऑफ Cl2 कैसे निकालेंगे, कितना मास दे रखा है, गिवन मास 14.2 डिवाइड बाय 71, तो कितना आया, 0.2 मोल। कितना आ गया, 0.2 मोल। तो आपको इसके मोल्स दे रखे हैं 0.2, ये तो था ही नहीं। अब देखो टाइम टी पे क्या होगा, तो इसके लिए मैंने मान लिया कि ICl के एक्स मोल्स बने और इसके वाई मोल्स बने। ठीक है। अब यार मुझे ये खत्म हो गया पूरा, ये दे रखा है, इसका मतलब मैं यहाँ पे POC लगा सकती हूँ, है ना। मैं यहाँ पे POC लगा सकती हूँ। POC क्या था, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। सबसे पहले मैं POC लगा रही हूँ ऑन आयोडीन, तो ICl 1 × मोल्स ऑफ ICl प्लस 1 × मोल्स ऑफ ICl3 इज इक्वल्स टू 2 × मोल्स ऑफ I2, राइट, क्योंकि I2 में 2 आयोडीन है। तो बेटा 1 × X प्लस 1 × Y, 2 × 0.1। तो यहाँ से की इक्वेशन बनी X + Y = 0.2, ये मेरी पहली इक्वेशन बनी। ठीक है। अब मैं POC लगा रही हूँ ऑन Cl2। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे इसको, कैसे लगाएंगे यहाँ पे, ICl में तो 1 × मोल्स ऑफ ICl, क्योंकि एक ही क्लोरीन है, प्लस 3 × मोल्स ऑफ ICl3 इज इक्वल्स टू 2 × मोल्स ऑफ Cl2, राइट। तो X + 3Y इज इक्वल्स टू 2 × 0.2 मतलब 0.4। तो एक इक्वेशन बनी X + 3Y इज इक्वल्स टू 0.4।
अब आपके पास दो इक्वेशंस आ गई है, एक ये और एक ये। ठीक है, इन दोनों से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। एक्स की वैल्यू आएगी 0.1, वाई की वैल्यू आएगी 0.1, और आपसे वो क्या पूछ रहा है, एक्स बाय वाई, आईसीएल डिवाइडेड बाय ICl3 के मोल्स का रेशियो। तो 0.1 बाई 0.1 इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोग को? क्या ये बात क्लियर है? देखो यार, अगर आप मुझे कमेंट करके नहीं बताएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको ये बातें क्लियर हैं कि नहीं है। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको चीजें क्लियर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। अगले लेक्चर में हम इस चैप्टर को और आगे लेके जाएंगे। थैंक यू बच्चों।